नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट नाइट। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रियो ओलंपिक में दीपा ने रचा इतिहास। टेबल वॉल्ट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में पदक से बस एक कदम दूर रहे अभिनव बिंद्रा। सभी राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारें चल रही है उन सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ। जीएसटी संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास। पीएम ने कहा, ये एक पार्टी नहीं सभी दलों की जीत। जीएसटी से भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम का भी दिलाया भरोसा। देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनने का रास्ता साफ। एचडीएफसी मैक्स लाइफ के मर्जर को मंजूरी। मैक्स के 2.33 शेयर पर एचडीएफसी लाइफ का मिलेगा 1 शेयर। कल आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पेश करेंगे अपनी आखिरी क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 83% जानकारों को दरें कम होने की उम्मीद नहीं। क्रेडिट पॉलिसी पर के की मिस्ट्री से खास बात बुलेटिन में आगे। 29 सितंबर से देश में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी। पहली बार होगी 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी। साल की नई ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 8,700 के पार। ऑनलाइन बाजार में फिर सेल की बहार। अमेजॉन ने शुरू की ग्रेट इंडियन सेल तो फ्लिपकार्ट 10 अगस्त से शुरू करेगी फ्रीडम सेल। एक देश एक टैक्स वाले जीएसटी ने राज्यसभा का टेस्ट के पास करने के बाद अब लोकसभा का इम्तिहान भी पास कर लिया है। आज जीएसटी संविधान संशोधन बिल को लोकसभा ने पास कर दिया। 443 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया। एआईएडीएमके ने जीएसटी पर वोटिंग के समय वॉकआउट किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया जाएगा या फिर फाइनेंशियल बिल के रूप में। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को देश के लिए अच्छा कदम बताया है। लोकसभा में अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा, जीएसटी का पास होना भारतीय लोकतंत्र की जीत है और इससे काले धन पर लगाम लगेगी और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की हकीकत बनते ही कंज्यूमर किंग बन जाएगा और देश से टैक्स आतंक खत्म हो जाएगा। आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति, उस दिशा में एक अहम कदम हमारी संसद, दोनों सदन के सभी सांसद मिलकर के एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। ये बात सही है, जन्म कोई दे, लालन पालन कोई करे। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया, लेकिन ये भी सही है कि ये किसी दल का, किसी सरकार का विजय नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी देश के लिए बड़ा अहम कदम है, लेकिन जीएसटी रेट की सीमा को लेकर कांग्रेस के मन में अभी भी संदेह है। Worked out differences. There is one issue which is the 18% issue, and we feel that that's a very important issue, that there is a cap, because we are worried about inflation resulting from no cap. So that's now a discussion in, I think, December, but I think it's a good step for the country.
रुक करते अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनने का रास्ता साफ हो गया है। मर्जर के बाद HDFC लाइफ के 1 शेयर के बदले मैक्स के 2.33 शेयर मिलेंगे और मर्जर के बाद HDFC लाइफ NSE और BSE पर लिस्ट होगी। इस खबर पर आइए पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा। डिम्पी, ये समझाएं कि HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर की आखिर डिटेल्स क्या है? देखिए, मैक्स ने अपने कारोबार को डिस्ट्रीब्यूट किया और मैक्स फाइनेंशियल के अंदर मैक्स लाइफ आ गई थी, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल ने अपना कारोबार जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ था वो HDFC के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि अब मैक्स फाइनेंशियल नॉन इंश्योरेंस के साथ अपना कारोबार चलाएगी। जो इसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था वो HDFC लाइफ के साथ जुड़ गया। HDFC लाइफ अब अपने आप में आगे चल के NSE और BSE पर रजिस्टर्ड करवाएगी। कुल मिलाकर जो डील हुई है वो 800-850 करोड़ की है, जिसमें प्राइमा फेसी यानी कि फर्स्ट ट्रांच में अनिलजीत सिंह जो कि मैक्स फाइनेंशियल के चेयरपर्सन हैं उनको 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा और बाद में 3 किश्तों 3 साल के हिसाब से उनको बकाया रकम दी जाएगी। कुल मिलाकर 7 साल तक मैक्स ब्रांड का इस्तेमाल HDFC लाइफ कर सकती है, लेकिन उसके बाद इस ब्रांड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले CCI की मंजूरी लेना बाकी होगा, बाद में सेबी के पास जाके रजिस्ट्रेशन के लिए ये परमिशन भी ले सकते हैं। रही बात अब कंज्यूमर को किस तरह से शेयर स्वैप रेशियो मिलेगा, वो इस तरह से होगा कि HDFC मैक्स फाइनेंशियल के करीब 2.33 शेयर जो होंगे उसके मुकाबले में एक HDFC लाइफ का एक शेयर धारकों को शेयर मिलेगा। अगर मैक्स की ही अपने आप में रेशियो देखें तो करीब 4.5 शेयर जो मैक्स लाइफ के हैं उसके बदले में एक मैक्स फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। तो यानी कि 4.5 के रेशियो में मैक्स का इंटरनल स्वैपिंग होगा और करीब 2.25 की रेशियो में HDFC और मैक्स फाइनेंशियल के बीच में स्वैपिंग रेशियो होगी। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए डिम्पी। वही HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर के ऐलान के बाद HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर काफी बुलिश हैं और भारत में इस सेक्टर में अभी काफी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। Max Life has been in operation for 16 years. They have a solid business, solid franchise. They have what we do not have, so we thought the fit was perfect on the products, on the agency, and so we negotiated a fee for that. We are very bullish on the insurance sector, and insurance sector in a country like India has to grow as it has in other countries. The penetration level even Thailand is twice of India. And so insurance is totally under-penetrated here, and India needs insurance companies because insurance companies have long-term money. वही मैक्स लाइफ के फाउंडर अनिलजीत सिंह का कहना है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियां बढ़ रही हैं, HDFC लाइफ एक दिन LIC से भी आगे निकल सकती है। This new entity called HDFC Life, which is a product of a merged entity, could ever be more than LIC? I think the answer is yes. Now you will say when, I don't know, it's very difficult to say, but I think it's possible. So I don't think just once a behemoth, not always a behemoth. And I think if you see how the market share of the private sector relative to the total insurance business chain and so on and so forth, there is a path that could lead us there. आगे बढ़ते हैं। कल क्या राजन सस्ते कर्ज का तोहफा देंगे? कल RBI गवर्नर रघुराम राजन अपनी आखिरी पॉलिसी पेश करेंगे। हालांकि जानकारों का यहां पर मानना है कि राजन के पिटारे से कुछ नहीं निकलेगा और वो कर्ज सस्ता नहीं करेंगे। बैंकर्स और इकोनॉमिस्टों को इस पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमने एक पोल किया है। देखते हैं क्या है इस पोल के नतीजे। हमारे साथ अब जुड़ रही है बैंकिंग एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं कि क्रेडिट पॉलिसी को लेकर हमने जो अपना पोल करवाया है, क्या नतीजे निकल कर आए हैं उससे? जी, काफी सारे बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट से हमारी बात हुई और जिसके मुताबिक 83% जानकारों का ये कहना है कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। वहीं 17% ये भी मानकर चल रहे हैं कि करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा ये था कि इस पूरे वित्त वर्ष FY17 में कितना रेट कट की उम्मीद की जा रही है, तो यहाँ पर भी करीब 83% जानकारों का यही मानना था कि 25 बेसिस पॉइंट तक रेट कट देखने को मिल सकता है। वहीं 17% ये मान के चल रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती भी
हो सकती है। इसके अलावा हमारा अगला सवाल महंगाई को लेकर था। मार्च 2017 के लिए आरबीआई ने महंगाई लक्ष्य 5% का रखा है। तो ये हमारा सवाल ये था कि क्या ये जो लक्ष्य तय किया गया है वो हासिल हो सकता है? तो इस पर मत बटा हुआ है। आधे लोगों का कहना है कि ये लक्ष्य 5% का जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकता है, और आधे लोगों का ये मानना है कि ये नामुमकिन है। 5% के महंगाई दर 5% के ऊपर भी जा सकती है। अगला सवाल था जीएसटी को लेकर कि जीएसटी के आने के बाद महंगाई दर क्या महंगाई बढ़ेगी? तो यहाँ पर 100% जानकार एकमत थे कि जीएसटी के आने के बाद महंगाई बढ़ना निश्चित है। शुक्रिया पूजा। वहीं कल आरबीआई में किस तरह की रेट कट का ऐलान नहीं होगा, और ये कहना एचडीएफसी के चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री का। और केके मिस्त्री का यहाँ कहना है कि फिलहाल आरबीआई मॉनसून की स्थिति को लेकर यहाँ पर निश्चिंत होना चाहता है। और वहीं आरबीआई के नए गवर्नर को लेकर केके मिस्त्री का कहना है कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती होगी, और दोनों ही मुद्दों पर उनसे बात की हमारी संवाददाता निधि राय ने। कल है पॉलिसी डे, कल मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और राजन साहब की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है। तो सर आपके हिसाब से क्या आप कोई कट देख रहे हो या स्टेटस को देख रहे हो? मुझे तो इस वक्त तो नहीं लगता है कि देयर विल बी अ रेट कट टुमारो। माय सेंस इज इट विल बी स्टेटस को। आई थिंक आरबीआई विल वेट फॉर getting a complete certainty about how good the monsoons have been, what it has done for the food products. But having said that, monsoons so far have turned out to be very good, so that strengthens the hands of RBI at a future date, maybe not tomorrow, but at a future date, to look at a bit of a rate cut. The other thing we must bear in mind is that after Brexit, the expectation of interest rates in the US, for example, going higher have receded substantially, significantly. And therefore, if we are in an environment of low interest rates globally, it gives RBI probably the incentive, the ability to look at a small rate cut, not tomorrow, but maybe a month, 2 months from now. सर रेट कट के सिवा आरबीआई में इस समय नए गवर्नर के ऊपर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं नए गवर्नर का क्या एजेंडा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो नए गवर्नर आएंगे उनको पहली कौन सी 3 चीजों को ध्यान रख के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा? See, RBI हमेशा every RBI governor has to look at inflation. Inflation is ultimately in the long term very beneficial. Inflation, currency, growth पर देखना चाहिए. So inflation, currency, growth, macroeconomic factors, current account deficit, how current account deficit is panning out. This should be the 3-4 priorities of any RBI governor. तो कल देखना होगा किस तरह की पॉलिसी पेश करता है आरबीआई। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर से स्पेक्ट्रम की मेगा सेल शुरू होने जा रही है। टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अर्जी मंगाई है और इसे अब तक की सबसे बड़ी नीलामी माना जा रहा है। 700 मेगाहर्ट्ज समेत सभी बैंड्स को नीलामी के लिए खोला जाएगा। ये पहली बार है जब 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने जा रहा है। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की बात यहां यह है कि पेमेंट करने के 30 दिन के अंदर ही स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। हालांकि स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद पेमेंट में देरी पर 9.3% ब्याज देना होगा। सरकार ने इक्विटी का लॉक इन पीरियड भी घटाकर 1 साल कर दिया है। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 3% रखा गया है और सरकार को उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन से 5,66,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। टेलीकॉम सेक्रेटरी का यहां कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी है और इसके बाद पूरी उम्मीद है कि कंपनियों की सर्विस में सुधार होगा। We believe that this and the fact that we are proposing to auction spectrum in 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 7 bands will give an opportunity to bidders, both existing and prospective new bidders, to acquire chunks of spectrum which can enable them to provide good quality of services as per international benchmarks. तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीओआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू। स्वागत है आपका राजन जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम नीलामी को कैसे देखते हैं आप? इंडस्ट्री के लिए अगर हम पूछना चाहें तो कितने बड़े राहत की खबर है?
So the NIA that was announced today had very many positive aspects of it. First, the quantum of spectrum is clearly what the industry needs. The SUC charge is at a flat 3%, which is lower than the previous. That is good. Contiguous spectrum is being offered. Because of harmonization, 1800 megahertz spectrum additionally is being put up. That is good news for the industry. The terms of the commitment, 30 days after payment you would get the spectrum, that is good news for the industry. The fact that the interest rate is pegged to the prime rate, that is good for the industry, and hopefully that will continue to be pegged for all installments. So some very good positive aspects of the NIA that has been announced today. बिल्कुल, कुछ अगर हम डिटेलिंग में जाएं राजन जी, तो यहाँ पर हमने देखा है कि पहली बार सभी बैंड्स की नीलामी हो रही है. ये बताएं कि किस बैंड के स्पेक्ट्रम की सबसे ज्यादा मांग होगी. So we don't see any particular change in the outlook for demand for 700 because the reserve price has not been changed. So I think in terms of the demand, we will see some circles being picked up because the price is pretty close to the 900. But in general, we don't see a big demand for 700 because of the cost associated. The big demand will be in the 1800, possibly in the 800, somewhat in the 2100, 2300, 2500. We don't see much of a demand in that band. राजन जी, लेकिन हम क्या अब ये मान सकते हैं कि इस नीलामी से कंपनियों को स्पेक्ट्रम की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा और आखिरकार उनकी सर्विसेज में सुधार होगा? So I think it's positive for the industry because the industry always needs additional spectrum, because in India the big use of data will be for video, and because video requires so much bandwidth, I think additional spectrum being put up is always good for the industry. We don't believe that all of the spectrum will be bought this time, so we believe that every year or so we will expect to see additional auctions coming up, and perhaps also some type of a price adjustment, because obviously all of the spectrum will not have been bought. यानी कंपनियों के लिए ही नहीं, ग्राहकों के लिए भी ये स्पेक्ट्रम नीलामी अच्छी होगी. शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी का मोड़ रहा. कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई और बाजार पूरे दिन हरे निशान में बना रहा. निफ्टी 8700 के पार निकलकर साल की नई ऊंचाई पर आज पहुंच गया. हालांकि बाजार को ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव भी झेलना पड़ा. कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 104 पॉइंट और निफ्टी में 28 पॉइंट की तेजी हमने देखी. वहीं ऑटो मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी का रुझान रहा. वहीं सरकारी बैंकों के शेयरों पर बिकवाली का दबाव हमने आज देखा. और रुकते हैं ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद पतंजलि आयुर्वेद को श्री श्री आयुर्वेद से मिलने वाली है कड़ी टक्कर. पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद. बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने जिस तरह एमएनसी कंपनियों की नींद उड़ाई हो सकता है कि उसी तरह पतंजलि आयुर्वेद को भी झटका लगे, क्योंकि इस सेक्टर में श्री श्री आयुर्वेद ने भी कदम रख दिया है और पिछले कुछ दिनों में उनके प्रोडक्ट्स को भी लोकप्रियता मिली है. तो पतंजलि को किस तरह मिलेगी टक्कर, इस बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी चैनल की संवाददाता प्रिया सेठ. पतंजलि को मिलेगी टक्कर. हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि श्री श्री आयुर्वेद भी अपना एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बढ़ा रहे हैं. उनके आउटलेट्स अभी 1000 पे स्टैंड करते हैं और अभी ये 1500 और आउटलेट्स FY17 तक ऐड करना चाहते हैं. इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज वो उनके पास अभी 20 से 25 कैटेगरीज है और ये अभी 15 कैटेगरीज बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली पर्सनल प्रोडक्ट्स और फूड स्पेस में. खासकर हमारे सूत्रों ने बताया है कि हेल्थ फूड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है श्री श्री आयुर्वेद के लिए. ऑल्सो वो अपना ब्रांड प्रेजेंस मॉडर्न रिटेल में बढ़ाना चाहते हैं, पर ये अपने प्राइस वो कम नहीं करेंगे वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए. उनके प्राइस पतंजलि से थोड़े ज़्यादा है, बट नेक टू नेक विद अदर FMCG प्लेयर्स. हमने श्री श्री आयुर्वेदा से बात की और द कंपनी ने हमें बताया कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपना प्रेजेंस पर्सनल केयर और हेल्थ फूड सेगमेंट में, और वो ग्रोथ 100% ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं. तमाम डिटेल्स लिए
आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले ऑनलाइन बाजार में डिस्काउंट की आजादी शुरू हो गई है और अमेजॉन की ग्रेट इंडियन सेल शुरू हो गई है। साथ ही फ्लिपकार्ट भी जल्द ही अपनी फेस्टिव सेल लेकर आने वाली है। फेस्टिव सीजन में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी के साथ सामने आ गए हैं दिग्गज ऑनलाइन प्लेयर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अमेजॉन ने जहां 8 से 10 अगस्त तक के लिए ग्रेट इंडियन सेल शुरू की है, वहीं फ्लिपकार्ट अपनी फ्रीडम सेल 10 अगस्त से शुरू करेगी। पिछली 2 तिमाहियों में दोनों कंपनियों की बिक्री में गिरावट देखी गई थी। इस लिहाज से ये फेस्टिव सेल दोनों के लिए काफी मायने रखती है। इस साल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिस्काउंट्स पर कंट्रोल है। सेल पिछले 6 महीने से गिर रही है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हम इस समय सेल के सीजन में भी अगर अपनी सेल को पिकअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उससे स्ट्रैटेजी इन लोगों की इस डायरेक्शन काफी हद तक सेट होगी। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो क्लियर है कि इन लोगों को इन्वेस्ट करते रहना होगा। गौरतलब है कि दिसंबर 2015 के बाद से ही ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ धीमी रफ्तार से हो रही है। जहां दिसंबर 2015 में सालाना $15 बिलियन की बिक्री की उम्मीद थी, जून 2016 में ये घटकर $12 बिलियन रह गई है। ऐसे में फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठाने के लिए दोनों ही कंपनियां अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के साथ साथ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी देने वाली हैं। ये फेस्टिव सीजन अमेजॉन के लिए हाल ही में लॉन्च प्राइम सर्विस की परीक्षा भी साबित होने वाला है। कंपनी को भरोसा है कि ये उसके लिए भारत में ई कॉमर्स मार्केट पर पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। ईशा शर्मा, दिल्ली। और अब बात करेंगे ब्राजील के रियो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की। रियो ओलंपिक में भारत को बड़ी निराशा हाथ लगी है। भारत की ओर से पदक की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में मेडल पर गोली दागने में चूक गए। 14 शॉट के बाद अभिनव बिंद्रा तीसरे स्थान पर थे और 15 शॉट के बाद बिंद्रा चौथे नंबर पर खिसक गए। शूट ऑफ में वो चौथे नंबर पर रहे हैं। और इसके अलावा पुरुष हॉकी में जर्मनी ने भारत को 2-1 से हरा दिया है। जर्मनी ने आखिरी 3 सेकंड में गोल करके मैच का पासा जो है वो पलट दिया। फिलहाल देश की नजरें भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर टिकी हुई है और दीपा टेबल वॉल्ट के फाइनल में पहुंच गई है। इस मुकाम को हासिल करने वाली वो पहली महिला जिम्नास्ट बन गई है और इससे पहले 52 सालों के बाद ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में पहली भारतीय महिला एथलीट के तौर पर प्रवेश करके भी वो इतिहास बना चुकी हैं। क्वालिफाइंग राउंड में दीपा को पहले प्रयास में 15.100 पॉइंट्स और दूसरे प्रयास में 14.600 पॉइंट्स मिले। और टेबल वॉल्ट के इस मुकाबले में अमेरिका की सिमोन बाइल्स टॉप पर रही हैं। अब उनका मुकाबला 14 अगस्त को है और हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। दीपा का बचपन बेहद गरीबी में बीता है और दीपा जब रियो के लिए रवाना हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो भारत को मेडल दिलवाएंगी। अब ये ओलंपिक की मेडल टैली पर नजर डाल लेते हैं। 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 कांस्य पदकों के साथ अमेरिका मेडल लिस्ट में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर इटली है जिसे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक मिले हैं। वहीं चीन 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है जिसे 3 गोल्ड और 3 कांस्य सहित 6 पदक मिले हैं। भारत का खाता अब तक नहीं खुला है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।